कहाँ तक किया था बेटा हमने? लास्ट एडवांटेजेस हो गई थी, है ना? यस सर, एडवांटेज से आगे वाला। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हो गई थी, ये करनी है अभी? सर होगी थी। हो गई थी, ओके। कंपोनेंट्स, तो डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली 5 मेजर कंपोनेंट है आपके डेटाबेस सिस्टम के। हार्डवेयर, हार्डवेयर में ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर सिस्टम, आपकी मेमोरी, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जहाँ से आप एंटर करते हो डाटा को। मेमोरी जिसमें आप स्टोर करते हो डेटा को। प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है आपके डेटा को, ठीक है, ये सारा हार्डवेयर पार्ट बनता है आपका, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। सॉफ्टवेयर पार्ट ऑब्वियसली आपका डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे आप माईसीक्वल लो, चाहे आप ओरेकल लो, एसक्यूएल सर्वर लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लो, माईसीक्वल लाइट लो, कोई भी आप अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लो, वो आपके सॉफ्टवेयर पार्ट में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई आपने खुद एक सॉफ्टवेयर बनाया हो, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया हो, जैसे अपने बिजनेस के लिए, कोई डाटा एंट्री के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया हो, वो भी आपके डेटाबेस इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है। इज इट ओके? आपके डेटाबेस मैनेजमेंट यस सिस्टम सर। सिस्टम में भी यस। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्वेरी ऑप्टिमाइजर होता है, एग्जीक्यूशन इंजन होता है, राइट। स्टोरेज मैनेजर होता है, कंट्रोल मैनेजर होता है, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करता है कि आप, आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आप सही यूजर हो ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीजें बेटा सॉफ्टवेयर पार्ट में आती है। इसके बाद आता है आपका डेटा। आपके टेबल्स के अंदर जितना भी डेटा पड़ा होता है, आपके डेटाबेस के अंदर जितना डेटा पड़ा होता है, वो सारा इस पोर्शन में आता है, ठीक है। नॉट जस्ट एक्चुअल डेटा बट आल्सो द डेटा रिलेटेड टू योर डेटा, जिसको हम मेटा डाटा बोलते हैं, डेटा अबाउट योर डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपका मैं रिकॉर्ड रखता हूँ, आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखता हूँ कि इस दिन इस बच्चे ने ये लेक्चर लगाया था, इस दिन ये बच्चे ने ये लेक्चर नहीं लगाया था। लेकिन उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो डेट्स हैं, डेट का कॉलम है, ठीक है, टाइम का कॉलम है, सब्जेक्ट का कॉलम है, वो सारा आपका मेटा डाटा में आता है, राइट। जो एक्चुअल में आपका डेटा नहीं है बट इट प्रोवाइड्स यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा, जिसको हम बोलते हैं मेटा डाटा। इज इट ओके बेटा? यस सर। ओके, द नेक्स्ट इज द यूजर्स। कि यूजर भी आपके डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में आते हैं। ऑब्वियसली यूजर यूज करेगा तभी जाकर डेटाबेस का कोई यूजफुल फ्रूटफुल कोई बेनिफिट होगा, जब हम उसको यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है, हम डेटाबेस को कैसे यूज कर रहे हैं, हमारी क्या एक्सपर्टीज है, हमें किस चीज के लिए डेटाबेस की जरूरत है, क्या क्या हम कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, उस बिहाफ पे हम यूजर को कैटेगराइज करते हैं। तो पहला आपका यूजर होता है बेटा एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर बेटा क्या करता है, वो आपके लिए एक इंटरफेस बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वेबसाइट में आपने देखा होगा कि आप कहीं पे अकाउंट बनाते हो, आप तो जैसे एक इंफॉर्मेशन भरते हो और वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। आपने देखा होगा दुकानों में आप कोई चीज खरीदते हो, वो एंट्री करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, आइटम्स को फिल करते हैं जो आपने खरीदी, उनका रेट वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो दुकानदार तो एक्चुअल में बेटा डेटाबेस को यूज नहीं कर रहे हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं, वो एक इंटरफेस यूज कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें वो
4-5 चीजें डालते हैं और बटन दबाते हैं और डेटाबेस में आपकी एंट्री हो जाती है। तो वो जो आपका इंटरफेस है, जो वो सॉफ्टवेयर है, वो कौन बनाता है? जिससे डेटाबेस लिंक हो रहा है वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनाता है। जैसे टैली है, टैली जिसने बनाई वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। आप उस फील्ड्स में 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, 6 वैल्यूज डालते हो। यहाँ पर ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये अमाउंट है, ये ट्रांजेक्शन थी, ये डेट थी, इस बंदे को गई, डेबिट था या क्रेडिट था वो बताते हो आप, है ना? कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, आप ये कुछ इंफॉर्मेशन फिल करते हो उस इंटरफेस में और आपके डेटाबेस में एंट्री हो जाती है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना बेटा? हेलो, हेलो, अच्छा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. रिस्पॉन्ड करते रहो बेटा और अटेंडेंस मार्क कर दो। नेक्स्ट बेटा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही रिस्पॉन्सिबल है बेटा आपके डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, बाकी के यूजर्स को परमिशन देने के लिए, डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए, डेटाबेस की पीरियोडिक रिपोर्ट्स निकालने के लिए, डेटाबेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको इवेल्युएट करने के लिए। ये सारा का सारा होल एंड सोल इंचार्ज कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक आदमी भी हो सकता है और एक डिपार्टमेंट या एक ग्रुप भी हो सकता है। इज इट ओके? तो क्या क्या काम करता है वो? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, परमिशंस देना या रिवोक करना, ग्रांट करना या रिवोक करना, बैकअप लेना, रिपोर्ट्स जनरेट करना और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। ये सारा काम आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। इज इट ओके? इज इट ओके? यू इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन Yes, sir. आस्क एनी पॉइंट बेटा, इंटरप्ट करो और पूछो। और अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा। आई कैन सी ओनली 3%, 3 स्टूडेंट्स हैव मार्क देयर अटेंडेंस। अगर किसी की रह गई है तो बेटा कर दो। ओके, एंड यूजर्स और नाइव यूजर्स। नाइव यूजर्स मतलब जिनको डेटाबेस का पता ही नहीं है कुछ, जैसे शॉपकीपर्स, नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। इवन आप उस कैटेगरी में, नाइव यूजर की कैटेगरी में आ सकते हो। अगर आपको डेटाबेस हैंडल करना नहीं आता है तो आप भी उस नाइव यूजर की कैटेगरी में आते हो। और नाइव यूजर क्या करते हैं? वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ना, या इंटरफेस बनाया है, वो उसको यूज करते हैं। तो जितने भी आपके टैली ऑपरेटर हैं वो 5 या 7 फील्ड्स, 10 फील्ड, 15 फील्ड, जितनी भी फील्ड्स होती हैं उसमें वैल्यू फिल करते हैं, बटन दबाते हैं, कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं और वो इस तरीके से डेटाबेस के साथ एक्सेस कर लेते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बिना डेटाबेस को जाने वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू अ इंटरफेस, थ्रू एन इंटरफेस, थ्रू अ सॉफ्टवेयर। तो उन यूजर को बेटा बोलते हैं नाइव यूजर्स। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। उसके बाद बेटा ऑनलाइन यूजर्स। ऑनलाइन यूजर जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कमांड्स। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में सेलेक्ट कमांड की थी बेटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, select star from student where class is BBA, where semester is 2। ऐसा किया था ना? जब आप इन कमांड्स को यूज करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो डेटाबेस को, तो आप कौन से यूजर हो? आप ऑनलाइन यूजर हो। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, थ्रू प्रोग्राम्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स भी बेटा यही करते हैं, अगेन डीएमएल। और ऑनलाइन यूजर सिर्फ क्वेरी करने का काम करते हैं, राइट?
सोफिस्टिकेटेड यूजर जो होते हैं वो इंसर्ट करने का काम भी कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ डीएमएल कमांड्स। डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आपकी जो एसक्यूएल कमांड्स होती है ना, हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। पहली आपकी होती है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसका मतलब होता है कि आपके टेबल्स बनाना, आपके डेटाबेस बनाना। डीएमएल कमांड, उसका मतलब होता है डेटा को मैनिपुलेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, क्वेरी करना, वो डीएमएल में आता है। फिर आती है बेटा आपकी डीसीएल कमांड, डेटा कंट्रोल कमांड। ये होती है बेटा प्रिविलेजेस देना या रिवोक करना, परमिशंस देना, किन किन को परमिशन दी जा सकती है और किन किन से परमिशन हमें ले लेनी चाहिए। वो अगर आप ऐसी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो डीसीएल कमांड होती है। और लास्ट इज द टीसीएल कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए जो कमांड यूज होती है उनको बेटा टीसीएल कमांड बोलते हैं। इज इट ओके? समझे बेटा सारी चीज? रिपीट करूं कुछ? डू आई नीड टू रिपीट समथिंग बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड यूजर। स्पेशलाइज्ड यूजर बेटा डेटाबेस को एक्सेस करने का जो काम करते हैं वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं बहुत सारा डेटा दे देता हूँ, एक कंपनी का डेटा दे देता हूँ कि कौन कौन से जगह पर किन किन लोगों ने ये प्रोडक्ट आपकी कंपनी का खरीदा। एक कंपनी का डेटा मैं दे देता हूँ आपको, और आपको उसको एनालाइज करके मेरे लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सोचनी है कि मैं किस तरीके से मार्केट करूं अपने प्रोडक्ट को। तो वो एनालिसिस जो आप करोगे, वो डिसीजन मेकिंग जो आप करोगे, ठीक है, एक तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन रखोगे उसके ऊपर एनालाइज करने के बाद, वो सारी चीजें स्पेशलाइज यूजर करता है बेटा। वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहा है, वो डेटाबेस की जो जितना भी डेटा है उसको सबको एनालाइज कर रहा है कि कब क्या कैसे हुआ। एनालाइज करने के बाद वो मेरे को कुछ ओपिनियन देगा या देगी कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर थोड़ा वीक है, आपका प्रोडक्ट इस एरिया में ज़्यादा बिका है, यहाँ पे आपको मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ आपका ये कॉम्पिटिटर है। तो इस तरीके से वो मेरे को गाइड करेगा या कंपनी को गाइड करेगा। ये होते हैं बेटा स्पेशलाइज्ड यूजर, ठीक है, जो एनालिसिस करते हैं या उसको एक अलग वे में यूज करते हैं। डेटा को क्वेरी करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए नहीं यूज करते हैं, एनालिसिस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? उसके बाद आपके प्रोसीजर्स होते हैं बेटा। प्रोसीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, दो या दो से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस की कलेक्शन को जो डेटाबेस के साथ डेटाबेस के डेटा को मैनिपुलेट कर सके, वो प्रोसीजर होता है डेटाबेस का। जैसे सपोज आपने एडमिशन करानी है, एडमिशन का प्रोसीजर होता है ना, यू विजिट द कॉलेज कैंपस, यू फिल अ फॉर्म, यू पे अ फीस, यू गेट अ रिसिप्ट एंड यू विल गेट एनरोल्ड। ऐसी एडमिशन होती है। या दूसरी अगर ऑनलाइन की बात की जाए, यू विजिट द वेबसाइट, यू गो टू द फॉर्म सेक्शन, फॉर्म भरते हो, सबमिट करते हो, फीस सेक्शन आता है, फीस ऑनलाइन पे करते हो, यू विल गेट अ रिसिप्ट एंड यू आर एडमिटेड। 4 या 5 स्टेप्स है ना। तो वैसे ही बेटा 4 या 5 इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन को, कलेक्शन को हम प्रोसीजर बोलते हैं। और वो 4 या 5 इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं? वो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए कमांड्स होती है। तो उसको बेटा बोलते हैं डेटाबेस प्रोसीजर्स। इज इट ओके? Yes, sir. और डेटाबेस Yes. प्रोसीजर्स काफी टाइप के होते हैं। बल्क डाटा इंसर्ट करने के लिए, बल्क डाटा डिलीट करने के लिए, स्टेटमेंट बनाने के लिए। जैसे सपोज आपने मेरे से पूछ लिया कि हर एक क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर चाहिए मुझे, तो मैं एक प्रोसीजर लगा सकता हूँ कि पहली क्लास आए उसके टॉप 3 बच्चे निकले, दूसरी क्लास आए उसके टॉप 3 बच्चे निकले, तीसरी क्लास आए उसके टॉप 3 बच्चे निकले।
ठीक है, और एक टेबल में वो शो हो जाए। तो आपने मेरे से हर एक क्लास के 3-3 बच्चे मांगे, मैंने आपको हर एक क्लास के 3-3 बच्चे टॉप वाले दे दिए। तो वो भी एक प्रोसीजर है ना, जिसको मैंने मल्टीपल टाइम रिपीट किया है। सो इज इट ओके बेटा? यूजर्स क्लियर है सारे? और डेटाबेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्चुअल डेटा, यूजर, और बेटा सर प्रोसीजर। प्रोसीजर्स। ये देखो लास्ट ही तो पढ़ा है हमने, एक कहाँ पहुंचे, ये रहा प्रोसीजर्स, ये देखो, राइट। तो 5 चीजें होती है बेटा। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने कर लिया हुआ है बेटा, जिसमें रिलेशंस होते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप दोबारा एक बार पढ़ना चाहो, रिलेशनल डेटाबेस में आपके एक या एक से ज्यादा टेबल होते हैं जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब 2 टेबल से भी हम डाटा क्वेरी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट क्वेरी करते टाइम हमने देखा है। टेबल्स में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स को हम फील्ड कहते हैं, रोज को हम रिकॉर्ड या टपल कहते हैं, ठीक है। हर एक टेबल में एक एक चीज के बारे में हम टेबल बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, कोर्स टेबल, टीचर टेबल, ठीक है, बुक्स टेबल, सब्जेक्ट्स टेबल। और जो एक रो होती है एक टेबल में, वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे स्टूडेंट टेबल में आप में से 2-3 बच्चों का नाम लेता हूँ, लेट्स से शरणप्रीत, दलविंदर, अमनजोत, सिमरनप्रीत, ठीक है। तो अगर आपका एक एक रो में एक एक रिकॉर्ड है, तो हर एक रो आपके रिकॉर्ड को, आपकी एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हर एक रो यूनिक होती है ऑब्वियसली। अमनजोत, दलविंदर, सिमरनप्रीत सभी का रिकॉर्ड अलग होगा, एंड एवरी रो विल बी यूनिक। और ये यूनिकनेस कैसे आती है? कंस्ट्रेंट से आती है बेटा, कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, ठीक है। हर एक फील्ड में एक हर एक फील्ड का अपना रोल होता है, उसका एक डाटा टाइप होता है, उसका एक साइज होता है। हर एक सेल में एक ही वैल्यू आ सकती है, एटॉमिक वैल्यू ही आ सकती है, ठीक है। इज इट ओके? और वो कलेक्शन ऑफ Yes, फील्ड्स sir. जो होती हैं वो मिलकर एक रिकॉर्ड बनाती हैं, और अलग अलग फील्ड पर अलग अलग कीज लगी हुई हो सकती है, फॉर ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट्स लगे होते हैं किसके लिए? डाटा इंटीग्रिटी के लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। डेटाबेस डिजाइन। यस सर। तो Yes, sir. डेटाबेस को बेटा आप डिजाइन कैसे करना है, उसके स्टेप्स होते हैं कुछ। तो पहले तो 2 तरीके के डेटाबेस होते हैं, इट हैज नथिंग मच टू डू, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने देखा था, स्पेशलाइज्ड यूजर होते हैं जो बने हुए डेटाबेस को एनालाइज करने का काम करते हैं। तो बेटा वो अपने डेटाबेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो उनके लिए एनालिटिकल डेटाबेस बनता है, जिसको वो एनालाइज कर सके। उनमें एक स्पेशलाइज क्वेरीज लग सकती है कि इस टाइम पर क्या क्या हुआ था, फॉरकास्टिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस। और ट्रांजैक्शनल डेटाबेस जो आम हम यूज करते हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब डेटा को रीड करने का काम, डेटा को इंसर्ट करने का काम टेबल में, डेटा को टेबल से डिलीट करने का काम, अपडेट करने का काम, या क्वेरी करने का काम करते हैं। तो उस डेटाबेस को बेटा कहते हैं ट्रांजैक्शनल। लेकिन हम अगर कुछ एनालिसिस के लिए काम करते हैं, किसी एक वाइडर स्कोप के लिए काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए काम करते हैं, तो वो एनालिटिकल डेटाबेस में आता है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होता है, और डेटा को एक्सेस करने के लिए, क्वेरी करने के लिए कॉम्प्लेक्स कमांड्स यूज होती हैं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ योर सब्जेक्ट, हमारा स्कोप है ट्रांजैक्शनल। इज इट ओके? तो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस बेटा कैसे बनाया जाता है? अगर मैं आपको बोल लूं
मेरी ये शॉप है, मेरे ये प्रोडक्ट्स होते हैं, और मैं एक कंप्यूटर सिस्टम बनाना चाहता हूँ, एक अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ जिसमें डेटाबेस में मेरा ये चीज़ें, ये ट्रांजेक्शन्स, जो भी मेरी शॉपिंग होती है दुकान में, वो आप मेरे को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो कि वो स्टोर हो सके डेटाबेस में। ठीक है, मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए एक ट्रांजेक्शनल डेटाबेस बना के दिखाओ, ट्रांजेक्शनल डेटाबेस को डिजाइन करो मेरे लिए। गॉट द पॉइंट? चाहते क्या है हम शुरू में? इज इट ओके? पहले आपको पहला स्टेप ही यही होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि डेटाबेस किस कैटेगरी में आता है। नॉर्मली डेटाबेसेस ट्रांजैक्शनल कैटेगरी में आते हैं अगर कोई लेमैन आपसे हेल्प मांग रहा है, लेकिन अगर कोई कंपनी वाला कहता है कि मेरे ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए मुझे एक स्ट्रेटेजी बताओ, तो वो एनालिटिकल में आता है। लेकिन अगर कोई कंपनी कहती है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसको सेल करना है हमने और इसका रिकॉर्ड रखना है, तो वो ट्रांजेक्शनल की कैटेगरी में आएगी। इज इट ओके? यहाँ तक बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद बेटा आगे, ये ऑफ टॉपिक हो गया है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, बट इसको पहले ही हम कर लेते हैं। स्टेप्स ऑब्वियसली मैं आपको साथ में बताता हूँ। बेटा डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक सेकंड, मैं आपको एक नया शेयर करता हूँ। सी, तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल बेटा आपके 4 पार्ट्स में आता है। पहला आता है डेटा इनपुट। आप डेटा को इनपुट करते हो। यूजर यूजर क्या करता है? डेटा को इनपुट करता है। डेटा इनपुट मतलब मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं एडमिशन पर बैठा हूँ, आप मेरे से एडमिशन करवाने आए और मैंने आपका रिकॉर्ड, आपका फॉर्म देख के फिल कर दिया, तो आपका रिकॉर्ड डाटा इनपुट हुआ है ना, इनपुट किया मैंने फॉर्म पे, तो वो क्या होगा बेटा आगे डेटाबेस में जाके? स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। तो अगर आप मैंने सही फिल किया है, सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आपका जो डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा। कहाँ पर स्टोर होगा? टेबल में। टेबल कहाँ पे है? डेटाबेस में। तो डेटाबेस के एक टेबल में आपका डेटा जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद बेटा कभी अगर मेरे को आगे फ्यूचर में मैंने पता करना है कि कितनी एडमिशन हुई है, तो डेटा की प्रोसेसिंग होगी। एक तरीके से डेटा को क्वेरी किया जाएगा। तो मैंने अगर पता करना है इस क्लास में या इस डेट में कितनी एडमिशन हुई है, तो डेटा को प्रोसेस करके आप एक आउटपुट दे दोगे मेरे को। प्रोसेसिंग कैसी होगी? क्वेरी जैसी। ठीक है, और आउटपुट कैसी होगी? इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउटपुट कर दोगे डेटा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, वापस sir. वापस आए यहाँ तक बेटा? क्लियर है सभी को सब कुछ? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आपके हिसाब से भी मैं इन एग्जांपल्स को समझा देता हूँ। जैसे सपोज आप टैली में काम कर रहे हो, आपके पास एक एक ट्रांजेक्शन का वाउचर आया होगा, तो आपने उसको वाउचर के हिसाब से जो अमाउंट थी, जिस पार्टी के लिए खर्च हुआ, जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन थी, जिस अकाउंट से पेमेंट हुई, वो सारा आपने इनपुट किया। इनपुट करने के बाद वो आपने जब सबमिट बटन दबाया तो वो सेव हो गया एक डेटाबेस में, टेबल में सेव हो गया।
ठीक है, और उसकी एक रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद इन फ्यूचर आपके आप जिसके लिए टैली चला रहे थे उसने आपसे रिपोर्ट मांगी कि पिछले क्वार्टर में मेरा क्या एक्सपेंडिचर रहा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बताने के लिए आपने क्या किया, आपने डेटा को प्रोसेस किया अगेन फॉर्म के हेल्प से क्वेरी करके, और फाइनली एक एक फॉर्म आ जाता है या एक रिपोर्ट आ जाती है, क्यूमुलेटिव रिपोर्ट आ जाती है कि आपका इतना एक एक लेजर बुक जिसको हम बोलते हैं, या कैश बुक बोल सकते हैं, या एक रिपोर्ट बोल सकते हैं, वो आपके सामने आ जाता है। एक स्टेटमेंट आ जाती है कि ये आपका जो क्वार्टर में इतने आपके डेबिट हुआ, ये आपका क्रेडिट हुआ, और ये आपके एसेट्स थे, ये आपके लायबिलिटीज थी, और इतना आपको प्रॉफिट हुआ, डिपेंडिंग अपॉन की क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, या फिर अगर डेबिट ज्यादा हुआ तो लॉस। ठीक है, इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. आगे मूव करते हैं। उसके बाद बेटा आपने पहले तो एक चीज पहचान ली कि मेरे पास जो कस्टमर आया है वो किस तरीके का डेटाबेस बनाना चाहता है, क्या वो ट्रांजैक्शनल है या एनालिटिकल है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, उसका साइकिल क्या चलने वाला है, मतलब क्या पहले वो इनपुट करेगा फिर स्टोर करेगा। नॉर्मली यही साइकिल चलता है, इनपुट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, और आउटपुट आती है, यही साइकिल चलता है। तो इसमें कोई बेटा आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू इट इन दिस वे। उसके बाद बेटा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके का डेटा आने वाला है डेटाबेस में, और कितनी अमाउंट का डेटा आ सकता है। जैसे एक छोटे लेवल की दुकान है, एक छोटे लेवल की कंपनी है, या एक छोटा स्कूल है या कॉलेज है जिसमें 500 या 600 बच्चे पढ़ते हैं, तो डेटाबेस भी मीडियम साइज का होगा, नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए। उस हिसाब से आप हार्ड डिस्क भी कम साइज की खरीदोगे तो चल पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बड़ी कंपनी है, एक बड़ा कॉलेज है, एक बड़ा स्कूल है जिसमें आपके हजारों लाखों रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो आपको एक बड़े लेवल का डेटाबेस बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस बनेगा वो। ठीक है, और उसके स्टोर करने के लिए आपको हार्ड डिस्क भी बड़ी साइज की चाहिए, एक बड़ा सर्वर चाहिए आपको। ठीक है, इज इट ओके? तो पहले अगला स्टेप क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कैसा डाटा होगा और कितना डेटा होगा, और उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है डेटा को। इज इट ओके कि कितना कंटेंट आएगा मेरे ट्रांजेक्शन में, मेरे डेटाबेस में? इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. हम्म। Yes, तो जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, आई गेस यू विल गेट अ मोर बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस। एक शॉपकीपर है जो अपने डायरी में मेंटेन करता है, जिसको हम जर्नल बोलते हैं, आई गेस जर्नल बोलते हैं, कि यहाँ पर उसने अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ है कि ये चीज बिकी, इतने पैसे मिले, ये चीज मैंने खरीदी, इतने पैसे मुझे मिले, जिसको आप ऑब्वियसली बोलते हो डेबिट क्रेडिट बोलते हो। जब वो सेल करता है तो ऑब्वियसली उसको पैसे मिलते हैं, वो क्रेडिट होता है, और जब वो कुछ चीज खरीदता है कैश या चेक के थ्रू तो वो उसके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। राइट, ऐसे ही होता है, इसको जर्नल बोलते हैं, जहां पर अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। फिर वो ट्रांजेक्शन्स को बेटा पोस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लेजर, जिसमें वो प्रॉपरली लिखता है ये मेरे एसेट हैं, ये मेरे लायबिलिटीज हैं, ये चीज मेरे इस अकाउंट से डेबिट हुई, ये चीज मेरी इस अकाउंट से क्रेडिट हुई, है ना। तो उस चीज को बेटा बोलते हैं लेजर। तो आपने इसको ध्यान में रखकर कि उसको दो अलग अलग चीजें ना करनी पड़े, आपको एक डेटाबेस, ऑब्वियसली दो दो चीजें करके वो कंफ्यूज हो रहा है, तो तभी वो डेटाबेस की डिमांड कर रहा है। तो आपको इसी चीज का ध्यान रख के कि वो किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स वो कर रहा है, क्या वो एसेट के रिलेटेड है, लाइबिलिटी के रिलेटेड है, कोई उसकी कैश फ्लो हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कोई सेल हो रहा है,
कोई परचेज हो रहा है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कितना डेटा आ रहा है, कैसे आ रहा है, और उसको वो कैसे हैंडल करना चाह रहा है, आपकी ये साइकिल कैसे घूमेगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो आदमी आपसे डेटाबेस बनाने आया है। इज दैट ओके बेटा? यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है? ओके। तो अब आपका मेन पॉइंट आ जाता है कि डेटाबेस डिजाइन करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए डेटाबेस डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जरूरी है। तो पहले तो आपको बेटा एक्चुअलिटी समझनी पड़ेगी, जो हम पहले भी कह रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा आपका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, किस तरीके का डेटाबेस आपसे डिजाइन वो करवाना चाहता है। वो समझेंगे आप कि कौन से यूजर्स है उसमें, कौन सा यूजर्स कौन सा यूजर दूसरी एंटिटी के साथ कैसे रिलेटेड है, ये सारा समझना पड़ेगा आपको कि कैसी कैसी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसी कैसी ट्रांजेक्शन्स हो सकती है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो एक्चुअलिटी समझना, एनालाइज करना कि क्या चाह रहा है हमारा कस्टमर। उसके बाद आप ईआर डायग्राम बनाते हो उसका, जिसमें एंटिटीज होंगी, रिलेशनशिप होंगे, एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। उसके बाद आप ईआर डायग्राम को बेटा रिलेशन टेबल्स में कन्वर्ट करना आपको बताया था, याद है कि हर एंटिटी का Yes, एक sir. टेबल बनेगा, हर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का टेबल बनेगा, हर वीक एंटिटी सेट का भी टेबल Yes, बनेगा, sir. और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का भी टेबल बनेगा, बताया था ना। Yes, sir. तो ईआर डायग्राम बनाने के बाद आप रिलेशन डाटा मॉडल बनाओगे, जिसमें आपके टेबल्स होंगे, कॉलम्स होंगे, कॉलम्स पे कंस्ट्रेंट्स होंगे, राइट राइट, ऐसे ही होगा। Yes, sir. ओके। नेक्स्ट अप बेटा, नेक्स्ट अप इज द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि आपको डिटेल में नहीं है, तो मैं आपको एक एक पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। लेट्स से कि एक टेबल है जिसमें बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे कॉलम्स हैं, 15 कॉलम, लेकिन ज्यादातर रिकॉर्ड के लिए ना 5 या 6 कॉलम ऐसे हैं जिसमें वैल्यू रिपीट होती जा रही है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपका स्टूडेंट टेबल है, आपके बेटा 8 या 9 सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, है ना। मान लो मैंने आपका टेबल बनाया जिसमें आपके आए रोल नंबर, नेम, क्लास, सेमेस्टर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, सब्जेक्ट 10 तक, बेटा इतने कॉलम्स हैं। अब जब बीबीए क्लास आपकी आएगी तो आपका सब्जेक्ट 1 जो होगा इंग्लिश है, सब्जेक्ट 2 पंजाबी है, सब्जेक्ट 3 ड्रग एब्यूज है, ये अकाउंटिंग का आपका सब्जेक्ट है, टैली का, फाइनेंस के सब्जेक्ट होगा आपको, है ना। इस तरीके से आपको काफी सब्जेक्ट्स है ना बेटा, 8-9 Yes, sir. सब्जेक्ट्स हैं। ओके। और आप 25, 30, 40 जितने बच्चे हो आप बीबीए सेमेस्टर 2 के, आप सभी के सारे सब्जेक्ट सेम है ऑलमोस्ट, इज इट सो? ऐसा ही है। Yes. तो इतना सारा रिपीटिशन हो रहा है, और इसको अगर मैं 2 टेबल में तोड़ दूं, एक टेबल में मैं रखूं सिर्फ आपका डिटेल, आपका रोल नंबर, आपकी क्लास, आपका नेम, सेमेस्टर, फादर ने, दूसरे टेबल में रखूं बाकी कॉलम्स रखूं सब्जेक्ट वाले, और साथ में एक कॉलम डाल दूं क्लास, तो बीबीए क्लास, और मेरे को एक ही रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उसके लिए, बीबीए सेमेस्टर 2, उसमें ये 10 सब्जेक्ट होते हैं जी। तो कितना डेटा बेटा देखो कम हो गया। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये देखो, एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं पहले, ये देखो बेटा, लेट से ये बहुत सारा आपका टेबल था बड़ा, इसमें लेट से आपके 40 रिकॉर्ड आ गए, नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, और यहाँ आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो 100 रिकॉर्ड है ना।
और 15 कॉलम है, तो एक तरीके से मैं कहूँ तो 1500 आपके सेल्स हो गए, है ना, इतने लग गए। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब आपके ये 100 रिकॉर्ड है और 3 ही सेल होंगे, तो 300 सेल हुए यहाँ पर। और दूसरा एक टेबल बना लिया जिसमें आपके सिर्फ सब्जेक्ट्स है और एक साथ में क्लास है, बीबीए क्लास, उसमें ये 10 सब्जेक्ट। तो यहाँ बेटा आपके सिर्फ 12-15 सेल ही होंगे। तो कहाँ आपके 1500 सेल थे, कहाँ आपके 2 टेबल्स में डिवाइड करने से 315 सेल ही रह गए। मतलब डेटा डुप्लीकेसी कम हो गई, डेटा रिडंडेंसी कम हो गई, आपका डेटाबेस और अच्छा नजर आना शुरू हो गया, कॉम्पैक्ट नजर आना शुरू हो गया। कैसे? एक टेबल को 2 या 2 से ज्यादा टेबल में डिवाइड करना, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मलाइजेशन। इस चीज को दोबारा समझाता हूँ। आपका मान लो 40 रिकॉर्ड है, आपके सब्जेक्ट सबके सेम है, ये डाटा पूरा रिपीट ही होने वाला था, है ना, ये डाटा पूरा रिपीट ही होने वाला था अब 40 के 40 रिकॉर्ड्स के लिए, ऐसा ही है ना बेटा। Yes, sir. तो मैंने क्या किया, ये 40 बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली क्लास के लिए सेम ही रहेगा, क्लास से डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या होंगे। तो मैंने एक अलग ही टेबल बना लिया, यहाँ से ये सब्जेक्ट हटा दिए, सब्जेक्ट को अलग टेबल में लगा दिया और साथ में एक क्लास दे दी। अब ऑब्वियसली जिसका बीबीए क्लास होगा उसका यही सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी क्लास बीबीए है, आप यही सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे। गेटिंग इट? इस चीज को बेटा बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। और लास्ट में बेटा इंप्रूवमेंट, अगर नॉर्मलाइज करने के बाद भी आपको लगता है कि ये कॉलम रह गया या ये वाला डाटा रह गया, तो आप वो ऐड करके, या आप कह सकते हो कि ये वाला डाटा नहीं चाहिए मुझे, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इस चीज को बोलते हैं बेटा इंप्रूवमेंट। तो ये है बेटा एक्चुअल सिनेरियो समझना, ईआर डायग्राम बनाना, ईआर डायग्राम से रिलेशनल मॉडल बनाना, नॉर्मलाइजेशन करना और लास्ट में इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, जब आपकी इंप्रूवमेंट आपको लगता है खत्म हो गई तो आपका डेटाबेस तैयार हो जाएगा। दैट्स इट। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इज इट ओके? समझ आया सारा? हेलो? Yes, sir. ओके बेटा, बाकी Yes, नेक्स्ट sir.